आज फिक्र की शुरुआत कुछ गंभीर सवालों के साथ कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित हाथों में हैं? एक बार फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर दुनिया की चिंता बढ़ गई। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं? यह सवाल और ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाला है, क्योंकि AK-47 से अटैक करने वाले आतंकियों के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन लग गए तो किस कदर कोहराम हो सकता है? क्या पाकिस्तान के परमाणु बमों की वजह से दुनिया खतरे में पड़ सकती है? इस सवाल पर विश्व समुदाय को गंभीर होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। और क्या अब पाकिस्तान के परमाणु बमों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का समय भी आ चुका है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नींद से जागना होगा, वरना पाकिस्तान किसी भी दिन न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब बन सकता है। असल में टेररिज्म पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पॉलिसी का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी भी भारत से दुश्मनी की वजह से शुरू हुई। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी और न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी एक साथ मिल जाएं। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है। इनमें से एक भी परमाणु बम इन आतंकवादियों के हाथ लग गए तो सोचिए दुनिया में क्या तबाही मचेगी। शायद यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर IAEA का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि IAEA को पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी करनी चाहिए। एक गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि IAEA को न्यूक्लियर वॉच डॉग कहा जाता है। IAEA एक ऐसा संगठन है जिसका काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, और इसका उद्देश्य किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकना है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अब आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा बयान। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। वैसे IAEA ने पाकिस्तान के किनारा हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन वाली खबरों पर बयान जारी कर दिया है। IAEA का कहना है कि किनारा हिल्स में ऐसे किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन आतंकवादियों के मन में भारत के खिलाफ जहर का रिसाव किस कदर हो रहा है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ये सब कितना बौखलाए हुए हैं, इसे आप कराची से वायरल इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। कराची में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में लश्कर तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही आतंकवादी संगठन घोषित हैं। दिफाए वतन नाम की रैली में कई कट्टरपंथी मौलाना भी शामिल हुए। रैली में आतंकियों और कट्टरपंथी नेताओं ने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए। हालत इतनी खराब थी कि ग्लास भी बुलेट प्रूफ लगा रखा था। रैली का आयोजन जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। रैली में कट्टरपंथी नेताओं ने भारतीय एक्शन से पस्त पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। रैली में भारत और पाकिस्तान के तनाव को धर्म से जोड़कर पेश किया गया। इन लोगों की बातों को हम नहीं सुनाएंगे। ऐसे लोगों को TV9 भारतवर्ष मंच नहीं दे सकता है, लेकिन इनके भाषणों के कीवर्ड्स, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इससे अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में आतंकियों को किस तरह भारत विरोध के जहर का डिस्काउंट कहां से मिल रहा है, किसकी शय पर मिल रहा है।
कौन इनके पीछे खड़ा है। इनके भाषणों में कई जगह इस्लाम का जिक्र हुआ, कई बार कायर पाक फौज की तारीफ की गई, इनके भाषणों में गोलीबारी का जिक्र हुआ, इनके भाषणों में मजहबी नारे लगाए गए, इनके भाषणों में भारत से जंग के लिए बेताबी दिखी, इनके भाषणों में गाजी को महान बताया गया, इनके भाषणों में जन्नत का जिक्र हुआ, इनके भाषणों में लश्कर और जैश के मारे गए आतंकियों को शहीद बताया गया। सोचिए जरा, कहां थे ये सब? छुपे हुए थे जब हमारा ब्रह्मोस ट्रैवल कर रहा था, अब बाहर निकले हैं बरसाती मेंढकों की तरह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ को इशारों में यह भी बताया कि भिखारी पाकिस्तान को मदद देने का मतलब है आतंकियों को मदद पहुंचाना, जिसे एक दिन पहले ही आईएमएफ से भीख की दूसरी किश्त मिली है। जब बात पाकिस्तान के कर्ज लेने की हो रही है तो उसके टेरर ट्रांजैक्शन सिस्टम को भी आज समझना चाहिए। कैसे इधर पाकिस्तान को कर्ज मिलता है और तुरंत ये पैसा आतंकियों के पास पहुंच जाता है। ये 5G नेटवर्क से भी ज्यादा मजबूत है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे आतंकवाद पर एक्सपोज पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से कर्ज दिया गया और ये पैसा कहां पहुंच गया, इसे सिर्फ 30 सेकंड में हम आपको समझाते हैं। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट और डेबिट वाला मैसेज आता है, पाकिस्तान, आईएमएफ और आतंकियों के बीच भी कुछ ऐसा ही सिस्टम काम कर रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 20,400 करोड़ का लोन दिया था। पाकिस्तान को मैसेज आया होगा, डियर पाकिस्तान, पेमेंट ऑफ 20,400 करोड़ क्रेडिटेड, रिगार्ड्स आईएमएफ। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज ऐसे आया होगा आतंकवादियों को, डियर मसूद अजहर, पेमेंट ऑफ 14 करोड़ क्रेडिटेड। यहां पर लिखा है रिगार्ड्स पाकिस्तान। यानी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे ही पाकिस्तान को आईएमएफ से फंड मिला, उसने मसूद अजहर के परिवार को फंड देने की घोषणा कर दी। वही आतंकी मसूद अजहर जिसका पूरा खानदान भारत के हमलों में खत्म हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए सभी आतंकियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है, यही पाकिस्तान का असली रूप है, जिसे कर्ज की अगली किश्त देने से पहले आईएमएफ को भी समझना चाहिए और दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान का असली चेहरा पहचानना चाहिए। आज कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर भीख वाला कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। की बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं। आईएमएफ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे उसे गरीबी के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और आईएमएफ से मिली मदद को आतंक को पालने पोसने में लगा रहा है। इसका एक उदाहरण तो आपने देख लिया है। जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए, जो पैसा कंगाली में जी रही जनता के उद्धार में खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तान की सरकार मारे गए आतंकवादियों के परिवार को मदद देने के नाम पर खर्च कर रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के साथ आतंकियों के रिश्ते खुली किताब की तरह हैं। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गड़ा रहा है। सिंधु समझौता स्थगित करने के फैसले पर भारत से पुनर्विचार के लिए रो रहा है। लेकिन आज भारत ने फिर साफ कर दिया है, पाकिस्तान से अब बात किन मुद्दों पर होगी। जम्मू कश्मीर से राजनाथ सिंह ने और दिल्ली से जयशंकर दोनों ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। तीसरे पक्ष का दखल भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एस जयशंकर ने आज यह भी कह दिया कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो मोस्ट वांटेड आतंकियों को अब भारत को सौंपने की कोशिश करने, वरना भविष्य में अंजाम भुगतना होगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी
और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. और फिक्र में बात दुनिया की सबसे अजीबो गरीब या यू टर्न राष्ट्रपति की, जिन्होंने एक बार फिर यू टर्न लेकर अपना मजाक बनवा लिया। आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए करना ठीक नहीं लगता है, लेकिन यह शब्द डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। जिस सीजफायर को लेकर उन्होंने 3 बार बड़े दावे किए थे, चौथी बार आते आते वो पलट गए। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर रोकने के लिए उन्होंने मध्यस्थता की, लेकिन आज उन्होंने इससे अलग बयान दे दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सिर्फ समस्या सुलझाने में मदद की। भारत पाक में चीजें खतरनाक हो रही थी, मैंने तनाव शांत करने में मदद की। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप की बातों का कूटनीतिक महत्व शून्य है। ट्रंप ने कैसे पलटी मारी, एक बार फिर देखते हैं। इनका हाल खराब है, ना ये यूक्रेन युद्ध रोक पा रहे हैं, ना गाजा में स्थिति बेहतर कर पा रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके लिए क्रेडिट लेने की आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके अपने मुल्क में इनकी रेटिंग्स बहुत गिर रही हैं। लोग पूछ रहे हैं वादा तेरा वादा, फिर कह रहे हैं यू टर्न तेरा यू टर्न। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप सैकड़ों झूठ बोल चुके हैं। कई बार ट्रंप के झूठ पर हमने फिक्र की एक फाइल भी तैयार की है। इस फाइल को 2 वजहों से लाना पड़ा। पहली वजह है झूठ की कूटनीति, जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी पर भारत पाक ने सीजफायर किया। दूसरी वजह वो है उनकी व्यापार नीति, जिसमें वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ को भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति कम और एक बिजनेसमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल हैं। वो दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर धमका रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अमेरिका में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी से चिढ़कर एप्पल के सीईओ टिम कुक से जो कहा वो जरा सुनना चाहिए। एप्पल अपने प्रोडक्ट भारत में ना बनाए, एप्पल अपने प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाए। भारत खुद अपना ध्यान रखेगा। आप भी सुनिए कि ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से क्या कहा। अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अमेरिका में बन सकते हैं, तो मौजूदा परिस्थिति में हकीकत से वो काफी दूर हैं। ध्यान से देखिएगा। दरअसल एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा। पहला वर्कफोर्स, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा मार्केट। अगर वर्कफोर्स की बात करें तो वर्कफोर्स में अमेरिका भारत से काफी पीछे है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 1 करोड़ 20 लाख श्रमिक उपलब्ध हैं, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में करीब 10 करोड़ लोग उपलब्ध हैं। और यह बात एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2010 में ही कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसी समय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना हो तो अमेरिका को 7 लाख फैक्ट्री वर्कर्स और 30,000 इंजीनियर्स ढूंढने होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और यह बात स्टीव जॉब्स की आधिकारिक बायोग्राफी में भी लिखी है। और अब तो 2010 की तुलना में एप्पल काफी विस्तार हो चुका है उसका। इतना ही नहीं, टिम कुक ने 2017 में कहा था कि एशिया के सबसे बड़े देशों में टूलिंग इंजीनियर्स की संख्या अमेरिका की तुलना में कहीं गुना अधिक है, जहां वो कई फुटबॉल स्टेडियम भर सकते हैं, जबकि अमेरिका में एक कमरे में समा जाएंगे। समझने वाली बात यह भी है कि एप्पल की सप्लाई लाइन में 1000 से अधिक पुर्जे शामिल हैं, जो 50 से अधिक देशों से आते हैं, जिसमें दुर्लभ खनिज भी शामिल हैं जो अमेरिका में नहीं मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ अमेरिका में ही अपने बूते फोन या दूसरे गैजेट्स बना लेना लगभग असंभव है। भारत धीरे धीरे चीन का विकल्प बन रहा है। यही वजह है कि टिम कुक एप्पल का प्रोडक्शन चीन से भारत ला रहे हैं। 2024-25 में $22 बिलियन की कीमत के आईफोन भारत में बनाए गए। 2026 तक एप्पल कुल आईफोन का 25% प्रोडक्शन भारत में करना चाहता है। इतना ही नहीं, एप्पल 2026 तक अमेरिका के लिए सभी आईफोन भारत में बनाकर मंगाना चाहता है। अमेरिका में लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सक्षम वर्कफोर्स, उपकरण, सामग्री, सुविधाएं मौजूद नहीं है। नई फैक्ट्रियां बनाना समय और लागत दोनों में भारी पड़ेगी। अमेरिकी मजदूर आमतौर पर प्रदूषण वाली फैक्ट्री में कम मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका में सप्लाई लाइंस भी नहीं है। अमेरिका दुनिया का मार्केटिंग हब है, सप्लाई लाइंस नहीं है वहां पर। एक और इंटरेस्टिंग बात, जिस एप्पल की वो बात कर रहे हैं, उस एप्पल में अमेरिका का सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर है।
क्योंकि उसका स्क्रीन और मॉडेम भी सैमसंग का है, ऐसा कहा जाता है। हम कंफर्म नहीं कर रहे। अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका में औसत मैन्युफैक्चरिंग मजदूरी 2,500 रुपए से 3,300 रुपए तक है। भारत में 150 से 300 रुपए प्रति घंटा, यानी अमेरिका में मजदूरी भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है। आईफोन असेंबली की बात करें तो एक आईफोन की असेंबली में औसतन 2 से 3 घंटे का श्रम लगता है, जो अमेरिका में प्रति आईफोन 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है और भारत में प्रति आईफोन 300 रुपए से 900 रुपए तक है। यानी अमेरिका में श्रम लागत भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है, जिससे आईफोन की उत्पादन लागत 40% तक बढ़ सकती है। विशेषज्ञों की लागत की बात करें तो अमेरिका में टूलिंग इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की मजदूरी 4100 रुपए से लेकर 8,200 रुपए प्रति घंटा है। भारत में समकक्ष विशेषज्ञों की मजदूरी 500 से 1,500 रुपए प्रति घंटा है। अमेरिका में कुशल श्रमिकों की कमी है और महंगे दाम, और उत्पादन को और महंगा बनाते हैं, जबकि भारत में सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध है और इस सब का कीमतों पर प्रभाव पड़ना तय है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर आईफोन की कीमत $1,000 से बढ़कर $3,500 तक जा सकती है। भारत में उत्पादन से कीमतें $1,100 से $1,200 तक ही सीमित रह सकती है। अमेरिका में लॉजिस्टिकल लागत भारत की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक है, जो कुल लागत में इजाफा करती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में टेक्सास में डेस्कटॉप कंप्यूटर मैक प्रो बनाने का प्रयास हुआ था, जो नाकाम रहा। क्योंकि स्थानीय सप्लायर्स ढूंढना मुश्किल था, तब पुर्जों का इंपोर्ट करने में देरी हुई और खर्चे बहुत बढ़ गए। उस दौरान कुशल श्रमिकों की भारी कमी महसूस की गई। कुल मिलाकर ट्रंप जो कह रहे हैं वो उनकी हवाई योजनाओं का एक उदाहरण है। आगे सत्य की सुई चुभेगी और उनके हवाई विचारों का आकार अपने आप कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका में जो लेबर फोर्स है वो कम घंटे और कम दिन काम करती है। भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि ट्रंप जिस तेजी से अपने बयान से पलटते हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो एप्पल वाले बयान से भी पलट जाएं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रंप बयान बदलने वाले इकलौते नहीं है। भारत की एक सांसद और अभिनेत्री हैं कंगना रनौत। उन्होंने थोड़ी देर पहले अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट किया और दावा किया कि ये उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर किया। दरअसल जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने वाली बात प्रेस में कही, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना पीएम मोदी और ट्रंप की तुलना करते हुए नजर आ रही हैं। कंगना ने इस पोस्ट में लिखा था कि इस प्यार के खो जाने का क्या कारण हो सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा कारण बताते हुए कंगना ने लिखा था, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन मोदी का ये तीसरा टर्म है। कंगना ने तीसरा कारण बताते हुए लिखा, बेशक ट्रंप एक अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम सारे अल्फा मेल के बाप है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था, आपको क्या लगता है ये पर्सनल जलन है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी? लेकिन इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया और दावा किया कि ऐसा उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने फोन करके कहा कि मैं अपना वो पोस्ट डिलीट कर दूं जो ट्रंप द्वारा एप्पल सीईओ टिम कुक को भारत में निर्माण न करने से संबंधित था। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के मुताबिक मैंने उसे इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। वैसे कंगना अपने बयानों से बीजेपी की मुसीबतों को रिचार्ज करती रहती है, जिस पर बीजेपी को कई बार सफाई देनी पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे कंगना रनौत राजनीति में बिना सोचे समझे बोलने और बोलने के बाद उससे यू टर्न लेने और माफी मांगने के लिए आई। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज दिखाई जाए तो फिक्र की कई फाइल तैयार हो जाएंगी। और अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद कंगना रनौत ज्यादा दुनिया में यू टर्न लेने और माफी मांगने वाली नेता बन सकती हैं। हम उनके बयानों और यू टर्न पर आगे भी नजर रखेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और जम्मू कश्मीर में पल रहे आतंकी सपोलों की बात कर लेते हैं। सीमा पार उन आतंकवादियों का क्या हश्र हुआ, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर की तबाही पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बचे कुचे थोड़े बहुत आतंकी हैं, उनका सफाया सुरक्षा बल लगातार कैसे कर रहे हैं। त्राल एनकाउंटर पर वहां से आई आज एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि बिल में छिपे आतंकी के करीब जब सेना का एक ड्रोन पहुंचा तो वह आतंकी कैमरे में कांपता हुआ रिकॉर्ड हुआ। वहीं जब ऑपरेशन ओवर हुआ तो पता चला कि 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। वैसे आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें से बीते 48 घंटे में 6 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें।
ये जम्मू कश्मीर के त्राल में आज हुए एनकाउंटर का सबसे वायरल वीडियो है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में AK-47 से लैस एक आतंकी मारे जाने के डर से कांपता दिखा। जब सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ओवर हुआ तो इसका ये डर सच साबित हुआ। त्राल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी समेत 2 और टेररिस्ट को जहन्नुम पहुंचा दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म होते ही भारत माता की जय का नारा पूरी घाटी में गूंज उठा। यहाँ पे जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभी सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई थी वो बिल्कुल अभी जो है ख़त्म हो गई है। जो जैसा कि IGP कश्मीर ने कहा कि 3 मिलिटेंटों को इसमें जो है मार गिराया गया है। और बता दें इसमें आसिफ शेख, आमिर और यावर यानी 3 नाम जो थे, कहीं ना कहीं जो सूची सुरक्षा एजेंसियों ने 14 मिलिटेंट यानी एक्टिव मिलिटेंटों की जो तैयार की थी उसमें अभी तक 2 दिनों में कह सकते हैं कि 6 मिलिटेंट्स को मार गिराने में जो है सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। त्राल में जिन 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, इनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है। इनमें एक आतंकी आसिफ शेख जैश के जम्मू कश्मीर वाले टेरर ग्रुप का कश्मीर में कमांडर था और वो आतंकी आमिर और आतंकी यावर के साथ मिलकर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। इनके बारे में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि ये सभी त्राल में एक घर में छिपे हुए हैं। फिर इसके बाद त्राल में आज इन सभी के खात्मे का प्रण लिया गया। It seems that 3 were holed up and we are still sanitizing the area, so that seems to be the figure. त्राल में मारे गए इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इसी तरह 13 मई को शोपियां में मारे गए 3 आतंकवादियों के पास से भी भारी मात्रा में हथियार मिले थे। शोपियां में 3 आतंकियों को मारने के बाद सुरक्षा बलों ने हर हर महादेव और भारत माता की जय का नारा भी लगाया था। आतंकियों का द एंड करने वाले वीरों का जोश आई था। आपने त्राल में सुरक्षा बलों का पराक्रम देखा, आतंकियों का अंत देखा। अब आपको पीओके में आतंकियों के खात्मे पर एक बड़ी जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह हुए थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF कैसे आतंकियों का काल बनी, आज ये जानकारी भी देश से साझा की गई। बॉर्डर से आया ये वीडियो देखिए। BSF ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से जब सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था उस दौरान भारतीय सेना तो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा था। BSF की कार्रवाई में उस समय पाकिस्तान के 15 आतंकवादी मार दिए गए थे। BSF ने उस समय पाकिस्तान रेंजर्स की पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया। BSF के ताबड़तोड़ हमले से डरे पाकिस्तानी रेंजर अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। एम्बुलेंस के जरिए आतंकियों के शवों को लेकर जाते हुए भी वीडियो में उनको देखा जा सकता है। BSF की कार्रवाई सांबा सेक्टर में हुई थी, जब BSF ने पाकिस्तान की ढांडर पोस्ट को 9 मई को तबाह किया था। इसके बाद अखनूर सेक्टर के ऑपोजिट सियालकोट में 10 मई को पाकिस्तान के लूणी लॉन्च पैड को भी BSF ने नष्ट कर दिया था। खबर है कि वहां से पाकिस्तान ने थोड़ी देर के बाद व्हाइट फ्लैग भी दिखाया था, ऐसी खबर भी है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट में पसरूर आर्मी की छावनी पहुंचे, साथ में जनरल मुनीर भी थे। छावनी में शहबाज ने पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ मुलाकात की और इसके बाद घास फूस से सजे एक टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान की हार को झूठ की चाशनी में लपेटकर पाकिस्तान के जवानों को संबोधित करने लगे। टैंक के ऊपर चढ़े शहबाज शरीफ की इस तस्वीर के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह कि क्या बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर भी इसी तरह एक टैंक पर चढ़े थे और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। अब शहबाज शरीफ भी उसी अंदाज में टैंक पर चढ़कर भाषण दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अब बलूचिस्तान की आज़ादी की निर्णायक जंग शुरू हो जाए, क्योंकि इन दिनों बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तान सेना में हाहाकार मचा हुआ है। उन हमलों के वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले शहबाज शरीफ के टैंक वाले भाषण का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के उस आदमपुर एयरबेस गए थे जहां पाकिस्तान ने तबाही के दावे किए थे। PM मोदी ने उसी एयरबेस से पाकिस्तान के फर्जी दावों का फैक्ट चेक किया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की झूठ की मिसाइलें
उसके ड्रोन्स की तरह खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के बाद शाहबाज के दिमाग में आइडिया आया। 2 दिन बाद ये बत्ती उनकी जलती है और वो भी मुनीर के साथ जीप में सवार होकर निकल पड़े। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, शाहबाज ने सियालकोट समेत 2 एयरबेस का दौरा किया, लेकिन फोटोशूट पसरूर की छावनी में कराया, जिससे दुनिया पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत और बर्बादी के सबूत बल्कि न देख सके। और इसके बाद यहाँ शाहबाज का असली कॉमेडी शो शुरू हुआ। शाहबाज जिस जीप पर पसरूर की छावनी गए, उस जीप के ड्राइवर असीम मुनीर थे। शाहबाज ने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और अवाम का दिल बहलाने के लिए रील बाजी कर रहे थे। सोचिए, जिस मुल्क में आतंकियों और फौज को मिलाकर 150 से ज्यादा मौतें हुई हो, उस मुल्क का पीएम कैसे रील बनवाने में व्यस्त है। इसके बाद शाहबाज ने वहां पर मौजूद पाकिस्तान के जवानों से मुलाकात की, फिर घास फूस से सजे उस टैंक पर चढ़ गए जिसका प्रबंध खास तौर पर शाहबाज शरीफ के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 दिख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए टैंक के पीछे 10 बाई 10 का एक फ्लेक्स यानी बैनर लगा था, जिस पर टैंक की तस्वीर बनी थी। इसका इस सैन्य संघर्ष में कोई रोल भी नहीं था और इस टैंक पर शाहबाज ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा मुनीर ने उन्हें समझाया था, क्योंकि मुनीर सिर्फ उनकी गाड़ी के ही ड्राइवर नहीं है, पाकिस्तान की सत्ता के भी असली ड्राइवर वही हैं। आर्टिकल और किताबों का तो पता नहीं, लेकिन शाहबाज शरीफ पर मीम और लतीफे जरूर लिखे जा रहे हैं। आंखों पर चश्मा, आवाज ऊंची, लेकिन आंखों में खौफ। खौफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का, जिसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भारत ने तो पाकिस्तान को पहलगाम हमले की सजा दे दी है, लेकिन अब बहुत जल्द उसे बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचार की सजा मिलने वाली है। पाकिस्तान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान है, जो रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। कल हमने आपको बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बारे में बताया था। आज उस ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया, जो बलूचिस्तान के पंजगूर इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों से भरी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती नजर आ रही है। पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बलोच विद्रोहियों की गोली का शिकार बन गए। BLA का दावा है कि इस हमले में उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार दिया। यह शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि शहबाज शरीफ को इससे भी बड़ा झटका बलोच लीडर मीर यार बलोच ने दिया है। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलोच की आजादी का औपचारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने बलोच लोगों का अपहरण और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को इसकी वजह बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला ले लिया है, अब दुनिया से के चुप नहीं रहना चाहिए, दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा मीर यार बलोच ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से समर्थन की अपील की। तो कुल मिलाकर अब बलूचिस्तान भी आज़ादी के निर्णायक युद्ध में उतर चुका है। मीर यार बलोच का साफ कहना है कि अब बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी ना कहा जाए, हम बलोच हैं और आज़ाद हैं। ये बात शहबाज शरीफ के कानों तक भी ज़रूर पहुंची होगी, जो सियालकोट में टैंक पर चढ़कर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त शहबाज शरीफ टैंक के ऊपर चढ़े थे, ठीक उसी वक्त उनके पैरों के नीचे से बलूचिस्तान खिसक रहा था। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े या कुछ और टुकड़े हो जाएं। शहबाज और मुनीर टैंक पर चढ़कर अपनी जनता से कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी कामयाबी मिली है। इसकी तस्दीक पश्चिमी मीडिया भी कर रही है। ये खबर बताने से पहले पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की नींव तो प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी दौरे में ही रखी थी। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। एक तरफ पहलगाम में आतंकी बेगुनाहों को गोलियों से भून रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे थे। इस आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर के 8 दिन बाद इसे लेकर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है, क्योंकि देश भले ही बदले के इंतजार में था, लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में ही पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला सऊदी अरब में हुआ। पीएम ने सऊदी अरब में ही तय कर लिया था कि इस बार कुछ बड़ा करेंगे। पीएम ने तय कर लिया था कि इस बार एक्शन से
पाकिस्तान और दुनिया को बड़ा संदेश देंगे। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई के लिए 45 से ज्यादा टॉप सीक्रेट बैठकें की। इस बैठक में एनएसए, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इस मीटिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। ये बैठकें पीएम और रक्षा मंत्री के घर पर हुई, बैठकों से अलग थी। ये बैठकें एक सीक्रेट जगह पर हुई। सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी के घर पर वॉर रूम बनाया गया था। यहां से ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही थी। वॉर रूम से पल पल की जानकारी पीएम तक पहुंच रही थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भारत के एयरबेस पर हवाई हमले कर सकता है। पीएम मोदी ने इस पर कहा था कि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक एयरबेस को निशाना बनाया जाए और कड़ा संदेश दिया जाए। हुआ भी है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के साथ ही पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अटैक पूरी तरह से पस्त हो गया। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे थे कि भारत के साथ हुए संघर्ष में उनकी जीत हुई है। उन्होंने भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो ये भूल गए कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। हम तो उनके झूठ से पहले ही पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तान की फर्जी जीत की पोल खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें अब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और पूरी दुनिया के कई प्रतिष्ठित अखबारों में छप चुकी है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस में भारत के हमले से उसका एयरक्राफ्ट हैंगर तबाह हो चुका है। नूर खान एयरबेस पर भारत के सटीक हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर ने उसके रनवे में 2 बड़े क्रेटर्स कर दिए हैं, ये देखिए। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस में भी उसका रनवे पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सैटेलाइट की इन साफ तस्वीरों में पाकिस्तान के दावे धुंधले हो गए और सैटेलाइट की नजर में शहबाज का झूठ पकड़ा गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जहां से आतंक को ऑपरेट किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स वहीं पर उसे खत्म कर देगी। यही बात अब इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ अपने लंबे लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, पिछले 50 वर्षों में यह दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि असली नुकसान भारत ने पाकिस्तान को पहुंचाया। अपने आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें लगाई हैं, उनके भी सिलसिलेवार तरीके से देखने की जरूरत है। कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित भोलारी एयरबेस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयरक्राफ्ट हैंगर को सीधे निशाना बनाया। इस हैंगर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान रखे जाते थे, उनकी मरम्मत की जाती थी, लेकिन भारत के हमले के बाद उसे खुद मुरम्मत की जरूरत पड़ गई है। सैटेलाइट इमेज में उसकी टूटी छत भारत के सटीक वार का सबूत है। अब जरा नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें देख लीजिए। यह पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील एयरबेस है और उसकी राजधानी इस्लामाबाद के करीब है। यहाँ से वीवीआईपी टेक ऑफ करते हैं। यहाँ से पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर और शहबाज शरीफ का दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है। भारत ने यहाँ भी एयरबेस की एक इमारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये रहीम यार खान एयरबेस है, जैसलमेर के बैंगन ऑपोजिट। 10 मई को पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया था कि फिलहाल रहीम यार खान एयरबेस का रनवे ऑपरेशनल नहीं है। होता भी कैसे? 9 मई की रात भारत ने उस एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। यही हाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस का हुआ। यहां भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से रनवे को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। तो पाकिस्तान चाहे कितने भी दावे कर ले, सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिर्फ एक ही पक्ष की असलियत दिखाई हो। उसने जम्मू के उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर भी अपने आर्टिकल में लगाई। ये रही वो तस्वीर। उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सुरक्षित है, यानी पाकिस्तान ने जितने ड्रोन चलाए उससे ज्यादा वो जुबान चला रहा है। लेकिन DGISPR पाकिस्तान का जो आर्मी है, वो भारतीय मीडिया को दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि उसने नुकसान क्या किया है, क्योंकि नुकसान कुछ किया ही नहीं है। अब जरा वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल भी आपको दिखाते हैं। उसने भी सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान को हुए नुकसान की डिटेल दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में लिखा है, 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों में और कई वीडियो का रिव्यू करने पर पाया गया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भारत ने कुछ जगहों पर तो पाकिस्तान में 100 मील अंदर तक घुसकर हमला किया, यानी पाकिस्तान चाहे जितना शोर कर ले, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब ग्लोबल है और दुनिया के रणनीतिक थिंक टैंक भारत की इस कार्रवाई को मिलिट्री मास्टर क्लास बता रहे हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के हेड
जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो लिखा वो भारत के लिए गर्व और पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा है। उन्होंने लिखा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से रणनीतिक संयम और दृढ़ता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। भारत ने आतंकवादी हमलों को अब युद्ध की कार्रवाई के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य को सटीकता से भेज सकता है, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के रक्षा कवच को नहीं भेज पाई। जॉन स्पेंसर के मुताबिक यह भारत की केवल एक सैन्य जीत नहीं बल्कि रणनीतिक जीत भी है। उन्होंने अपने आर्टिकल में 3 बिंदुओं और लक्ष्यों का जिक्र किया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने हासिल किए। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने रेड लाइन खींच दी है, यानी अब अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, चाहे आतंकी कैंप हो या पाकिस्तान के एयरबेस, सब तबाह कर दिए। मुश्किल वक्त में खुद को अकेले संभाला, बिना किसी विदेशी दबाव के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए वो उसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने। यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सरकार, भारत का गुस्सा, भारत की क्षमता और भारत की रणनीतिक सोच सब कुछ दिखाई गई। अब अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी माइकल रूबिन का एक बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर कराने के लिए डॉगी की तरह भागता रहा जिसकी दुम पैरों के नीचे दबी थी।